दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सासों की मालियत 3 करोड़ रुपए और उनके पास कोई घर कोई गाड़ी नहीं है जाती। क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं कहना, हम लीडर हैं। मुझे अच्छा लगे ना लगे, आपको लगे ना लगे, कि थप्पड़ है हमारे गांठों के। क्या भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब अनबीटेबल हैं? और ये रिपोर्ट, ये डॉक्यूमेंट्री पब्लिश हुई है DW पर। अब अंदाजा लगाओ, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का वजीर आजम। लेकिन एग्जैक्टली 10 साल के बाद वेस्ट उनको कंधों पर बैठाता है और ऐसे वेलकम करता है। एयरपोर्ट्स पे उनकी करेंसी जो है एक्सचेंज हो, मतलब उस पे हम परचेजिंग कर सकते हैं। कतर, दोहा पे जी। देखा गया। हाँ। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे ये एक एजाज है, गैस हो। उसने 5वीं बड़ी ताकत इकोनॉमी के हवाले से बना दिया मुल्क को। पर कैपिटा इनकम $5,000 से बढ़ के 7,000 हो गई मोदी के दौर में। पाकिस्तान से बहुत बेहतर है इंडिया, लेकिन हम लोग उनकी तरफ देख के ना सबक नहीं सीखते। हम लोग बस यही कहते दिल में एक बात बना ली है कि वो हमारे दुश्मन और दुश्मनी रहे। वो जाते हैं और भीख का कटोरे लेके जाते हैं, वो जहाँ भी जाते हैं पैसे मांगते हैं, तो कहना तो उनका ठीक है बिल्कुल कि ये बेकारी हैं और बैगर हैं। ये थप्पड़ है। इससे पहले देखो, बात सुनो, फर्क होता है। जो इकोनॉमी में कर दिखाया है उसको भी कोई बीट नहीं कर पा रहा। वो पता नहीं, मुझे पिछले दिनों को दिखा रहा था कि वो कहीं किसी ने चाय शाय ऑफर की। मैं भी गरीब बोल रहा, वो कहते अच्छी चाय है, मैं तो खुद चाय वाला हूँ, तो मुझे चाय की बड़ी पहचान। खत्म। वो अपने लोगों के लिए बेहतरीन कर रहा। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि एक तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पाकिस्तान के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है। पाकिस्तान के लीडर्स को यह बताया है कि नेता कैसा होता है। उनकी संपत्ति देख पाकिस्तानी मीडिया प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ करता नहीं थक रहा। पाकिस्तानी मीडिया यह बता रहा है कि एक तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हमारे लीडर्स के मुंह पर तमाचा जड़ दिया है, जिनकी संपत्ति अरबों नहीं खरबों में है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मंगलवार को लोकसभा चुनाव के लिए जब वाराणसी से तीसरी बार अपना नामांकन भरा, पाकिस्तानी मीडिया के होश उड़ गए। पाकिस्तानी मीडिया उनकी संपत्ति देख सकते में है। प्राइम मिनिस्टर मोदी की कुल संपत्ति 3.0 करोड़ रुपए है। चुनाव का नामांकन पत्र भरने वाले हर एक उम्मीदवार को नियम के अनुसार अपनी पूरी संपत्ति और देनदारियों का हिसाब देना पड़ता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी की संपत्ति में निवेश के साथ साथ चल और अचल दोनों संपत्तियां शामिल हैं। क्या भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब अनबीटेबल हैं? और ये रिपोर्ट, ये डॉक्यूमेंट्री पब्लिश हुई है DW पर, डोइचे वेले, जो कि जर्मन पब्लिक ब्रॉडकास्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और DW में क्योंकि मैं भी काम कर चुकी हूँ और वहां पर जाकर जर्मनी में रहकर भी उनके साथ काम किया है, तो मेरे लिए तो ये बिल्कुल एक इस तरीके से कि बहुत ही जबरदस्त एक ऑर्गेनाइजेशन। और उसने एक डॉक्यूमेंट्री रिपोर्ट बनाई है भारत के इस वक्त इलेक्शन और उसमें कौन कहां पर खड़ा है, तो इसके ऊपर बात की लेते हैं। आप ये देख भी लीजिएगा डॉक्यूमेंट्री, और इसके ऊपर मैं एनालिसिस पेश करूंगी। और आप सबके कमेंट्स जो हैं इस वक्त जारी हैं। बहुत शुक्रिया, आप देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। और इस लाइव स्ट्रीम में हम इसकी बात करेंगे और इसी के साथ ये बात की जा रही है कि जो जोशी हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं, तो वो अपने जो एस्ट्रोलॉजी है उसकी कुछ जरा नाप तोल के और देखकर बता रहे हैं कि कौन आ रहा है। उस पर हम जरा बाद में आते हैं। सबसे पहले DW डोइचे वेले की ये डॉक्यूमेंट्री, जिसमें वो कहते हैं दिस इज हिम, देयर इज नो ऑल्टरनेट। और इस डॉक्यूमेंट्री में जहां उन्होंने ये बात की है, जो कि इसका जो टाइटल है वो ये है कि हाउ नरेंद्र मोदी मेड हिमसेल्फ अनबीटेबल। नरेंद्र मोदी साहब ने अपने आप को अनबीटेबल कैसे बनाया। द राइज ऑफ मोदी एक्सप्लेन्ड, उन्होंने एक्सप्लेन किया इसको। तो इससे ये तो पता चल ही गया कि ही इज अनबीटेबल, क्योंकि वो ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उन्होंने अनबीटेबल अपने आप को कैसे बनाया। लेकिन इसमें कि जो स्टार्ट होता है इसका, इस रिपोर्ट का, उसमें वो कहते हैं कि जो इंडिया का इलेक्शन है, द बिगेस्ट इलेक्शन एवर, दुनिया का सबसे बड़ा ये इलेक्शन है, एंड इट्स लाइकली टू बी डेमोक्रेटिक
free and fair election. But everyone knows who is going to win. उनका ये कहना है कि सबको ये पता है कि कौन जीतेगा या कौन जीतने वाला है। अच्छा, फिर इसमें उन्होंने ना सिर्फ ये कि इंडिया में रहने वाले जो लोग हैं उनसे बातचीत की है और उनसे पूछा है उनका क्या कहना है, बल्कि इसमें उन्होंने कुछ एक ऑथर और एक सीनियर एनालिस्ट को लिया है और उनसे भी बात की है कि वो जरा तज्जिया करें, वो बताएं कि ये क्या है, क्या फिनोमेना है ये जो मोदी का फिनोमेना है। तो जैसा मैंने आपको कहा कि उसका रिजल्ट यही निकला कि दिस इज हिम। और इस डॉक्यूमेंट्री में मौजूद लोगों का यही कहना था कि देयर इज नो ऑल्टरनेट, नजर नहीं आ रहा है ऐसा कि कोई। अच्छा, फिर उसमें उन्होंने कुछ ऐसे क्लिप्स चलाए नरेंद्र मोदी साहब के, जिसमें उन्होंने कहा कि जब आजादी के 100 साल जो हैं वो मनाएगा 2047 की उन्होंने बात की, तो उन्होंने कहा कि मेरा देश विकसित भारत बन के रहेगा। ये जो उनकी एक कैंपेन है उसकी बात की जा रही है। अच्छा, अब इसमें जो जिन लोगों से उन्होंने बात की जो कि भारतीय अवाम है वहां पे, इंडिया के जो लोग हैं, उसमें उन्होंने ये कहा, यानी एक बहुत ही जिसे कहते हैं कि आम से जो लोग होते हैं मासेस, उनसे भी बात की, तो उसमें उनका ये कहना था कि देखिए कैसे उन्होंने डिजिटल इंडिया कर दिया, हर चीज डिजिटाइज कर दी, हर चीज जो पेमेंट है वो मशीन्स पर आ गई, ये कितना बड़ा कमाल किया। और फिर इसी के साथ उनके कुछ और जो स्टेप्स उन्होंने लिए हैं उसके ऊपर लोगों ने उसको कहा कि सेकंड किया और उसको एंडोर्स किया। अच्छा, फिर जब सवाल किया जाने लगा तो कि भाई कौन कौन आ रहा है, तो लोगों का कहना था कि और कौन आएगा, नहीं ये वही नजर आ रहे हैं, मोदी साहब ही नजर आ रहे हैं, और कौन आएगा, वही आएगा, और किसका नाम ले हम, वही आएगा। काफी लोगों का जिससे उन्होंने बात की, जिससे भी बात की, यानी उनका यही कहना था। अच्छा, कुछ लोग ये लिख रहे हैं मोदी 400 पार, तो ये मैं आपको अभी बताती हूँ कि इसके मुतालिक प्रेडिक्शन क्या है, 400 पार या कितने पार ये बताते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद उन्होंने ये जरा एक हिस्ट्री पे नजर डाली है और इस हिस्ट्री में उन्होंने नरेंद्र मोदी साहब का जब से स्टार्ट हुआ करियर तब से जो है उन्होंने बताया कि कैसे वो सियासत में आया। अच्छा, उसके ऊपर ये सुनकर मुझे भी बड़ी हैरानी हुई कि 8 साल की उम्र में, जब वो सिर्फ 8 इयर्स के थे, तो तभी वो जो आरएसएस है उसकी मीटिंग्स में जाया करते थे, उसके जलसों में जाया करते थे, और वहां से उनकी जो सियासत है वो परवान चढ़ी, और इतनी छोटी उम्र से वो इस तंजीम, इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ थे। और फिर उसके बाद एक वक्त ये आया कि उसमें उनको एक जो ऑर्गेनाइजेशन को देखने वाले होते हैं वो वाले जो डेजिग्नेशन होते हैं, एक जनरल सेक्रेटरी के तौर पर वो वाले डेजिग्नेशन उनको मिला। फिर उन्होंने बड़ा उसके अंदर काम किया। तो यानी ये जो स्ट्रगल है ये बचपन से ही जो है वो स्टार्ट हो गई थी। और उन्होंने ये भी बताया कि उनके जो वालिद साहब फादर थे, उनका जो टी स्टॉल या जो भी वो काम करते थे वहां पर वो हुआ करते थे,